DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन 2024, जो कि आपका कक्षा 7वीं का विज्ञान सब्जेक्ट का हिंदी माध्यम का पेपर है। तो कंप्लीट पेपर हम आज देखने वाले हैं। इसमें देख सकते हैं कक्षा 7वीं का 2.5 घंटे की टाइमिंग दी गई है। 60 नंबर का आपका टोटल पेपर है और ये एकदम 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। और साथ ही साथ आपको यदि ये इसके वीडियो पूरे आपको पूरे पसंद आ रहा आंसर हो तो से वीडियो को भी लाइक जरूर प्रश्न कीजिएगा। क्रमांक 1 से 26 तक के प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर हम आपको साथ ही साथ देने वाले हैं। तो एकदम निश्चिंत रहिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे भी। और बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर है और वास्तविक जो आंसर्स होने चाहिए जिस क्वेश्चन के, वही क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं अपन। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं उसे कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं उनको। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, छिद्रांत्र, यहाँ छिद्रांत्र लिखना था। छिद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों की समान संरचना कहलाती है। तो वो कहलाती है दीर्घरोम। उंगलियों के समान जो संरचना कहलाती है वो दीर्घरोम। जो डॉक्टर की थर्मामीटर के बल्ब की धातु, कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, मतलब उसमें, है ना। तो क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पारा धातु का उपयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, देखिए, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। तो चालन कहलाता है। चलन भी आपका यदि लिखा है तो चलन भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ी का बना सूचक अम्ल के साथ रंग देता है। तो किस प्रकार का रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। आपके जो क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है गुलाबी रंग दिया हो, तो ये ध्यान रखना। ठीक, ये हो जाएगा आपका गुलाबी रंग, राइट आंसर। फिर इसकी चलिए हम आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के क्वेश्चनों के आंसर दिखा देते हैं। देखिए, पहले में रंध्र भरना है, दूसरे में दीर्घरोम, तीसरे में पारा, चौथे में चालन द्वारा और पाँचवें में गुलाबी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर छठवां क्वेश्चन से देखिए, पौधे एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि कहलाती है। तो पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण। ये पहले अध्याय का है। हारी पादप जो होते हैं, या हरी पादप जो होते हैं, प्रक्रम द्वारा अपना भोजन या अपने खाद्य पदार्थ संश्लेषित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। साथ में भरना आपको प्रकाश संश्लेषण। चबाने और एवं पीसने वाले दांत कहलाते हैं। तो चवर्णक या अग्र चवर्णक भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक। नौमा है, आमाशय का खलिस्तान श्रावण करता है। तो आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl लिख सकते हैं अपन। HCl अम्ल का श्रावण करता है। फिर जल की प्रकृति उदासीन होती है। 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? तो खनिज और जल किस प्रकार से पहुंचते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी भाषा लिखी हुई है। जाइलम नलिकाओं का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना एक तंत्र पूरे पादप में जल और, यहाँ खनिज और लिख देना, जल और खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक। फिर आगे देखिए, अगला 12वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इस प्रकार से दिए गए हैं। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए चित्र बनाइए। तो प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए चित्र इस प्रकार से आपकी बुक में ये दिया गया है, ये वाला चित्र। तो आपको वो बना लेना है। ठीक, आप उसको सीख के जाना है एकदम बहुत अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 13वां क्वेश्चन। तो 13वें क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव पाचन तंत्र में पाचक रस स्रावित करने वाली प्रमुख जो ग्रंथियां हैं उनके नाम बताओ। तो नाम के साथ साथ आपको देखिए पूरा एकदम अच्छे से डिटेल से समझाया हुआ है। आमाशय की आंतरिक भित्ति शुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, आमाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। ठीक है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। इस प्रकार से आप लिख देंगे तो बहुत अच्छे नंबर दिए जाएंगे। 13वां क्वेश्चन हो चुका है। 14वां क्वेश्चन आपके सामने,
ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतर नहीं करते उनको परिभाषित कीजिए और उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपके सामने देखिए 14वें क्वेश्चन का, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतर नहीं करते, अर्थात जो पदार्थ अपने से होकर उसको आसानी से नहीं जाने देते, उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक और लकड़ी। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जो मौसम के अनुसार जिन पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसमें लिखना है हाँ। ये देखिए 15वां, हाँ ऐसे भवन बनाना संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ना हो। भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा भवन संभव किया जा सकता है। फिर 16वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके सामने एक क्या है। 16वां क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र या पेपर को 1 विलयन में डुबोया गया है, वह नीला ही रहता है। लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन न होने के कारण क्या है कि उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो देखिए आखिर इसका कारण ये है, यदि नीले लिटमस पत्र को 1 विलयन में डुबोया जाता है या डुबोया गया है और वह नीला ही रहता है तो लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि विलयन या तो क्षारीय है या उदासीन है। दो में से कोई एक मतलब वो हो सकता है आपका, या तो क्षारीय होगा विलयन या फिर विलयन होगा आपका उदासीन। इस प्रकार से 16वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है, थल समीर को सचित्र समझाई। तो चित्र आपको किताब से बना लेने हैं और इसका आंसर देख सकते हैं आपको किस प्रकार से लिखना है। रात में समुद्र का जल स्थल या धरती जिसको बोलते हैं की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा हो जाता है ना। और ये इतना काट देना, ठीक। इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। स्थल से समुद्र की ओर आने वाली इस पवन को थल समीर कहते हैं, ठीक। 18वें क्वेश्चन में अम्ल वर्षा पूछा गया है। अम्ल वर्षा क्या है देख सकते हैं, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। मतलब जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे है ना गैसें घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, है ना। इस प्रकार से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लिख देना है। फिर इसके बाद 19वां क्वेश्चन देखिए, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियाँ लिखना है, उसके नाम लिखने हैं, विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो इसमें देखिए किस प्रकार से आपको लिखना था। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। पवन के बाद कॉमा लगा देना होता है। कुछ पंख युक्त बीज है ना, कुछ पंख युक्त बीज होते हैं जो उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं, है ना। मतलब दूर दूर, सुदूर मीन्स बहुत दूर दूर स्थानों तक पहुंच जाते हैं। और कुछ तंतुमय जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, है ना। और जंतुओं के शरीर से कुछ ऐसे भी होते हैं, यहाँ पर थोड़ा लिखना था, कुछ कांटेदार बीज लिखना था, सॉरी, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जंतुओं के पहले यहाँ पर क्या लिख देना आपको, कुछ कांटेदार बीज जंतुओं के शरीर से चिपक कर दूरस्थ स्थानों तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जंतु के पहले क्या लिख देना है, कुछ कांटेदार बीज जंतुओं के शरीर से चिपक कर दूरस्थ स्थान तक चले जाते हैं। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। फिर 20वें क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है।
20वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये रहा, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। उसकी चाल बतानी है आपको कि कितनी चाल है रेलगाड़ी की। तो वो सीधा सीधा चाल बराबर दूरी बटे समय से एक क्वेश्चन लग जाएगा, है ना। तो ये रहा, देखिए रेलगाड़ी की चाल बराबर एक जो सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी और ये ऐसा ये चिन्ह लगा है, ये बटे का चिन्ह लगा है ना, दूरी बटे समय। तो चाल है आपकी 240 किलोमीटर और समय कितना है 4 घंटे, बटे में हो जाएगा समय। तो 4 का भाग जब 24 में करेंगे तो 4 छंग 24, तो 0 बचेगा। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आपकी चाल निकल जाएगी, है ना। अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लगा लेना है। बहुत अच्छा है और सरल है बिल्कुल। फिर इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो खाद्य श्रृंखला आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से लिखी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, जीवों की वह श्रृंखला जिसमें ऊर्जा का एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरण होता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है ना। जीवों की वह श्रृंखला जिसमें ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरे या अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरण होता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, है ना। फिर आमतौर पर पारिस्थितिक तंत्र में 4 पोषी स्तर मौजूद हैं, क्योंकि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा के प्रवाह के दौरान ऊर्जा स्तर घटता जाता है। इसी कारण से इनको 4 स्तरों में बांटा गया है। प्रथम स्तर है प्रथम पोषी स्तर, जिसे T1 बोलते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। द्वितीय पोषी स्तर प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीय पोषी स्तर T3 बोलते हैं जिसको, है ना, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। और चौथा पोषी स्तर है शीर्ष उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से 4 स्तर बनाए गए हैं पोषी स्तरों के। फिर इसके बाद 21वां क्वेश्चन हो जाता है। फिर 22वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 22वें क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम लिखिए और जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। मतलब जल को हम शुद्ध किस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे 2 रसायनों के नाम लिखने हैं, ऐसी 2 दवाओं के नाम लिखने हैं जिनके द्वारा हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, है ना, जल का शोधन किया जा सकता है जिसके द्वारा। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिखने थे इनके आंसर। प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम निम्नलिखित हैं। देखिए पहला जैसे हैजा, दूसरा है अत्यधिक दस्त, है ना, तीसरा टाइफाइड और चौथा पोलियो भी इससे हो सकता है। फिर अगला उसी में देखिए उसमें पूछा गया जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम निम्नलिखित हैं। देखिए पहला है ओजोन और दूसरा क्लोरीन। ओजोन और क्लोरीन का उपयोग करके हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका 22 के बाद 23वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 23वें क्वेश्चन में पूछा है लोहे को, यहाँ पर देख सकते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले 3 उपाय लिखिए। तो 3 की जगह 4 या 5 उपाय हमने लिख दिए हैं। जो भी आपको पसंद आए वो आप याद कर सकते हैं। देखिए 4 लिखे हुए हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए 3 उपाय निम्नलिखित हैं। देखिए पहला है लोहे को तेल अथवा पेंट लगाकर जंग से बचाया जा सकता है, क्योंकि इसके कारण लोहे की सतह वायु तथा नमी के संपर्क में नहीं आती। दूसरा लोहे पर ग्रीस लगाकर जंग से बचाया जा सकता है। तीसरा लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाकर, है ना, जस्ते की पतली परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। अगला है यसद लेपन, विद्युत लेपन कर देना यसद लेपन के स्थान पर। क्योंकि जस्ते की परत, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना ही जसद लेपन कहलाता है। तो जसद लेपन ना करके आप विद्युत लेपन कर सकते हैं या मिश्र धातु बनाकर, है ना, लोहे की मिश्र धातु बनाकर भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। धातुओं की मिश्र धातु बनाकर भी जंग से बचाया जा सकता है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं।
धातुओं के मिश्र धातु बनाकर भी जंग से बचाया जा सकता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर 24वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए 24वां क्वेश्चन में पूछा गया है ये 24वां, हम उच्छ्वसन के समय, उच्छ्वसन क्या है वो ही हम समझाते हैं, कि समय कौन सी गैस बाहर निकलती है, इसको प्रयोग द्वारा समझाइए। ठीक, तो क्या है ये हम समझा देते हैं। बहुत ही अच्छी भाषा लिखी हुई है यहाँ पर, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। देखिए उच्छ्वसन के समय हम कार्बन डाइऑक्साइड से संबद्ध वायु को शरीर के से बाहर छोड़ते हैं, है ना, बाहर निकालते हैं, और जबकि अंतःश्वसन के समय हम ऑक्सीजन से संबद्ध वायु को ग्रहण करते हैं। तो जब हम वायु बाहर से वातावरण से वायु ग्रहण करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण करते हैं वो कहलाता है अंतःश्वसन। और जबकि अंदर की जो विभिन्न कोशिकाओं द्वारा यूज़ की गई वायु है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है विभिन्न कोशिकाओं द्वारा, तो वो हम अपनी श्वास द्वारा बाहर छोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, उच्छ्वसन। ठीक, समझ आना। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव में जीवन भर या जीवन में हर समय होता रहता है। ठीक, ये थोड़ा गलत लिख गया है यहाँ पर। 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही कठिन नहीं है, पूरा पूरा रियल पेपर भी है, और ये ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। 25वां क्वेश्चन देखिए, लघु पतन या शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं, और इसका दूसरा वाला है विद्युत फ्यूज बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है और क्यों। तो देखिए पहले देखते हैं लघु पतन क्या है। ये रहा लघु पतन का पहला, जब विद्युतमय या उदासीन तार आपस में संपर्क में आते हैं तो ऐसी स्थिति में विद्युत का जो प्रतिरोध है, परिपथ का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है और उनसे अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे लघु पतन कहते हैं। मतलब जब आपका देखा जाए अर्थ और फेस जब एक दूसरे से कभी कभार मिल जाते हैं, जैसे कभी हवा चलती है कोई होती है, तो उस समय देखा होगा तिरका जो है बनते हैं, एक चिंगारी जैसी उत्पन्न होती है, तो उसी को बोलते हैं लघु पतन, है ना। तो वही लिखा हुआ है, जब विद्युतमय और उदासीन तार आपस में संपर्क में आते हैं तो ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उनमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे लघु पतन कहते हैं। इसका बा नंबर देखिए, इसका है ना, बा या बड़ा आ नंबर भी बोल सकते हैं। विद्युत फ्यूज बनाने में टिन और लेड की मिश्र धातु के का तार उपयोग किया जाता है। टिन और लेड की मिश्र धातु का तार हम लगाते हैं किसमें, फ्यूज तार में। क्यों लगाते हैं, क्योंकि मिश्र धातु बनाने से इसका प्रतिरोध अत्यधिक और गलनांक बहुत कम हो जाता है। प्रतिरोध बढ़ जाता है और गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपका 26वां है, उसमें पूछा गया है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। तो ये रहा आपका, देखिए पहला लिखना है आपको अंतर, प्रकाश की किरण परावर्तन और या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, ये पहला हो जाएगा। ठीक, वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, जबकि इसमें क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, वास्तव में मिलती नहीं है। इसमें वास्तव में मिलती है, इसमें प्रतीत होती है। ठीक, दूसरा क्या है, देखिए दूसरा अंतर लिखना है, ये सदा उल्टे बनते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो सदा उल्टे बनते हैं, और जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। और इसका देखिए तीसरा, इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है इसमें। चौथा क्या है, ये दर्पण के आगे बनते हैं, है ना, और आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये 4 अंतर इसमें हो जाएंगे। और भी यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।
है ना। और इस वीडियो को कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप शेयर कर पाएँ।